ओके गाइस, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। एक ऑब्जेक्ट का मास m दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? तो ये तो शायद सब लोग जानते होंगे, उसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, वो कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक हॉरिजॉन्टल, आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए तब जो होता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ऊपर जो होता है वाई एक्सिस उसे बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, ये लैंग्वेज होती है। तो फोर्स कितना दिया हुआ है आपको? 200 न्यूटन। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम एक लकड़ी के कैबिनेट को 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम उसकी वेलोसिटी कैसी चाहते हैं? कांस्टेंट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तो अगर आप इसे दाहिनी तरफ लगा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा आपका? पीछे की तरफ, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये बता दीजिए। और वेलोसिटी कैसी रहनी है? कांस्टेंट। मैंने आपसे कहा था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी कितना होगा? जीरो। लेकिन मैंने आपसे कहा था फोर्स जीरो होगा या फिर नेट फोर्स जीरो होगा, कुल मिला के फोर्स जीरो होगा। तो इस प्रकार एक 200 का न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फोर्स नेट फोर्स से जीरो ही आना है। तो अगर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर से फोर्स लग रहा होगा, अभी कितने का होगा? 200 न्यूटन का। तभी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी एक्सीलरेशन जीरो होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना होगा गाइस? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका होगा 200 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। वो कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स each of mass 1.5 kg are moving in the same direction, moving in the same straight line but in opposite direction। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास कैसा है? सेम। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। दोनों का मास कैसा है? सेम। m1 कितना है? 1.5 kg और m2 भी कितना है? 1.5 kg। ठीक है, एक ही लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। एक इधर की तरफ मूव कर रहा है, एक इधर की तरफ मूव कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। कोलिजन करने से पहले दोनों की जो वेलोसिटी कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकेंड है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u1 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी? 2.5 मीटर पर सेकेंड कोलिजन से पहले। वो कह रहा है बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये इसकी तरफ आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। लेकिन क्या होता है जब इनमें टक्कर होती है तो कोलिजन के बाद, ठीक है, ये m1 मान लीजिए, ये m2 मान लीजिए, कोलिजन के बाद क्या होता है? दिस इज बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होता है? ये कंबाइंड हो जाते हैं, ये m1 m2 कंबाइंड हो गए और ये एक दूसरे में कंबाइंड हो गए, तो इनकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? सेम है कि नहीं? तो मैंने आपसे कहा था कि जब इस तरह की सिचुएशन होता, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको एक सेम डेरिवेशन कराया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, याद है आपको? तो ऐसे हर क्वेश्चन में आपको कोलिजन दिखाई दे तो आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा
तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, सॉल्यूशन है ये, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ। मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, उसका रिजल्ट आया था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही था ना। लेकिन डेरिवेशन में सिचुएशन अलग थी, उसमें एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था m1 u1 वेलोसिटी से, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा था u2 वेलोसिटी से, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, सेम। मैंने आपसे कहा था मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और अपोजिट होती है तो क्या हो जाते हैं, सबस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे फोर्स होता है ना, जैसे एक ब्लॉक है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो आप ये ध्यान रखेंगे इस पर जो फोर्स होगा टोटल कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। लेकिन इस पर डायरेक्शन सेम होती तो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सेम डायरेक्शन में क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर एक फोर्स इधर से लग रहा होता 20 न्यूटन, एक इधर से लग रहा होता 50 न्यूटन, तब इससे कितना फील होगा, एक इधर से 20, एक इधर से 15, तो इससे कितना फील होगा, इससे फील होगा आपका ओनली 5 न्यूटन। और चलेगा किधर, तो चलेगा ज़्यादा वाले की तरफ, 20 वाले की जो उधर था, तो ये चलेगा 5 से होकर चलेगा इस डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में वो सबस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बीच में क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन। क्यों, इसका साइन पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन तो नेगेटिव होगा। लेकिन कंबाइंड होने के बाद तो साथ ही साथ जा रहे हैं दोनों के दोनों, अगर दोनों के दोनों कंबाइंड हो गए तो दोनों की जो वेलोसिटी होंगी कैसी होंगी, सेम, फिर तो वो एक ही वेलोसिटी से जाएंगे। इसी वजह से m1u1 माइनस m2u2 दिस इज m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि v1 किसके बराबर होगा, v2 के बराबर होगा। हमने मान लिया कि वो v है, क्योंकि हमें पता है कि जब वो कंबाइंड हो जाएंगे तो साथ साथ चलेंगे। भाई ये इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा था, कोलिजन हो गया, ये इसके पर बैठ गया, अब दोनों क्या करें, साथ साथ जा रहे हैं। जब दोनों साथ साथ जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी, इसलिए v1 v2 को बराबर होगा, हमने इसे v लिख दिया है। m1 की वैल्यू क्या है 1.5, u1 कितना है 2.5, m2 की वैल्यू क्या है 1.5, ठीक है, वैल्यू सारी सेम ही है। वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2 बिफोर कोलिजन, ओके। कोलिजन के बाद और वेलोसिटी कितनी है 2.5, तो दिस इज m1 क्या 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी, इसमें से इसे माइनस करेंगे, देखिए ये 0 हो गया, 3 इंटू वी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो दोनों स्टिक करेंगे, वहीं के वहीं आपके रुक जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुश बैक टू अस। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाएंगे इधर, तो ये फोर्स हम पे लगाएगा इधर, जो मोमेंटम में कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में कैसा होगा, अपोजिट।
ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क डाउन द रोड, अब मान लीजिए कोई ट्रक है बड़ा सा जो सड़क पर खड़ा हुआ है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। तो जो ट्रक है क्या होगा, बड़ा सा ट्रक है, आप पार्क में खड़ा हुआ है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपने उस पर फोर्स लगाया, वो आप पर फोर्स लगाएगा और ट्रक क्या होगा, आपका चलेगा नहीं। देन नेक्स्ट पढ़िए, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why truck does not move. वो ये कहना चाहता है, तो एक स्टूडेंट क्या कहता है कि ये लड़के ने ट्रक पर फोर्स लगाया, हमने ट्रक पर फोर्स लगाया, ट्रक ने हमें फोर्स लगाया, तो फोर्स कैंसिल आउट हो गए, इसी वजह से ट्रक नहीं चल रहा है कि नहीं। तो उसने ये कहा कि ये उसने एक्सप्लेन किया है, उससे पूछा गया कि भाई बताइए ट्रक क्यों नहीं चल रहा, तो ये कहेगा सर लड़के ने ट्रक पर फोर्स लगाया, ट्रक ने लड़के पर फोर्स लगा दिया, नेट फोर्स कितना हो गया 0, इसलिए वो चल नहीं रहा। तो क्या वो जो स्टूडेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? तो आंसर है नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बस पारा क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ये कहते किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो वो दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर लगनी चाहिए। इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? फोर्स कितने हैं? 2, ऑब्जेक्ट भी कितने हैं? 2। कैंसिल केवल तभी कर सकते हैं जब एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्स लग रहे हों। ठीक है, तो पहले उसने ये पूछा है, उसने ये कहा है कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस वजह से कैंसिल आउट हो गए हैं। इस लॉजिक पे कमेंट करिए। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट है इसने गलत एक्सप्लेनेशन किया है और गलत एक्सप्लेनेशन की वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है, उसने ये कह दिया है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट पर 2 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, ये कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। फिर अब क्वेश्चन आया होता है ट्रक क्यों नहीं चल रहा, ट्रक मूव क्यों नहीं किया? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कोई चीज़ मूव करेगी या नहीं करेगी ये कौन बताएगा? ये बताएगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। कोई चीज़ चलने वाली है नहीं चलने वाली है, पहले उसे पकड़ लीजिए। ट्रक को देखना है कि ट्रक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ट्रक पे आ जाइए बस। तो ट्रक पे एक फोर्स आप लगा रहे हैं इधर की तरफ, तो ट्रक पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, ट्रक पर ही। दोनों फोर्स किस पर लग रहे होंगे? ट्रक पर ही, है कि नहीं? तो एक फोर्स ट्रक पे आपने इधर लगाया, तो ट्रक पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, और ये प्रोबेबली कौन सा होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना आपने फोर्स लगाया होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, इसी वजह से इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। इसी वजह से ये नहीं चल रहा। तो ट्रक पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है केवल ट्रक पर ही, एक इधर से एक इधर से, इसका रिजल्टेंट 0, इसी वजह से ट्रक नहीं चल रहा। ऐसा नहीं कहेंगे कि लड़के ने ट्रक पर लगाया, ट्रक ने लड़के पर लगाया, नेट 0 का, ऐसे नहीं चल रहा। ये गलत है स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हैं, ट्रक है और लड़का है। ट्रक लड़के फोर्स लगा रहा है, ट्रक लड़के फोर्स लगा रहा है, लड़का ट्रक पर फोर्स लगा रहा है, ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते एक दूसरे को। इस बात की गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि मान लीजिए यहाँ पर इसने बियरिंग्स वाले शूज़ पहने होते हैं जिससे स्केटिंग की जाती है, तो अगर तब ये ट्रक को फोर्स लगाता है तुरंत पीछे चलता है कि नहीं? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे, बियरिंग्स लगाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जैसे आप उस ट्रक को पुश करते तो तुरंत आप पीछे चलने लग जाते, क्योंकि आपकी बॉडी है, ट्रक आप पे एक सामने से फोर्स लगा रहा है कि नहीं? और जो बियरिंग्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगता है? इधर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इधर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? ट्रक इधर से लगा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर से है, लेकिन बियरिंग से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम पड़ जाता है, ये फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी पे क्या होगा? एक नेट फोर्स होगा। जैसे मान लीजिए 100 है, जैसे 20, तो हमारी बॉडी पे कितना बचा? 80। हम तुरंत 80 से पीछे चले जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है कि 80 हम पे ट्रक 100 हम पे ट्रक लगा रहा है, तो इधर 100 हमसे फ्रिक्शन लगा रहा है, तो हमारी बॉडी पर नेट फोर्स कितना आया? 0। इसी वजह से मैं रेस्ट में हूँ। ट्रक नहीं चल रहा, ट्रक पर मैंने 100 लगाया, ट्रक पर फ्रिक्शन ने 100 लगाया, तो ट्रक पर नेट कितना रहा? 0। इसलिए ट्रक नहीं चल रहा, क्योंकि ट्रक पर लगने वाला नेट फोर्स कितना आपका? 0 है। तो कोई ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, तब ऑब्जेक्ट को लीजिए, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस को देखिए, अकेले ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्सेस को देखिए। अगर उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर सकता है, या
और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो क्या होगा, आपका एक्सीलरेटेड होगा। कितना एक्सीलरेशन होगा, वो न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा, एफ इक्वल टू क्या, एम ई। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो लॉजिक था वो तो गलत था। तो आप फिर ट्रक क्यों नहीं मूव कर रहा, नीचे लेके आएंगे, सिंस द नेट फोर्स ऑन द ट्रक इज 0। ठीक है, द फोर्स applied by the boy is balanced by the force of friction. This frictional force is opposite to the force applied by the boy. ठीक है, तो इसी ट्रक नहीं चल रहा है, ट्रक पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ना कि ट्रक लड़के ट्रक पर फोर्स लगाया, ट्रक लड़के पर लगाया, नेट 0 गया। दिस इज रॉन्ग। दो ऑब्जेक्ट हैं, दो फोर्स हैं, कभी नेट 0 नहीं हो सकता। एक ही ऑब्जेक्ट पर जब दो फोर्स लग रहे हों अपोजिट डायरेक्शन से, तब उनका नेट कितना होता है, 0, तब वो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।